चलिए भारत की बात बताता हूं मैं। सबसे पहले बड़ी खबर बुलेटिन में, सबसे पहली जो खबर है, मुस्लिम मुल्कों में क्यों दनादन मिसाइल मार रहा है ईरान, लगातार आ रही हैं और कैसे बम और बारूद की बारिश हो रही है, यह सवाल है। पूरी तस्वीर दिखाएंगे आपको। देखिए, इजराइल ईरान जंग में ईरान लगातार क्लस्टर बम से हमला बोल रहा है। इस बार ईरान ने सऊदी अरब पर क्लस्टर बम बरसा दिए। सुनिए। तस्वीर आप देख रहे हैं, सऊदी अरब, ये ईरान क्लस्टर बम लगातार बरसा रहा है। बारिश कह लीजिए, बमों की बारिश। ईरान का पलटवार है ये, क्लस्टर बम से दहल गया सऊदी अरब। और अब आपको दूसरी तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने रियाद में तेल रिफाइनरी पर जो हमला किया है और सऊदी अरब सहित अमेरिका तक को चौंका दिया, दहला दिया। ये देखिए जरा, ये भीषण तस्वीरें हैं। जंग तेल और गैस प्लांट पर हमले की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये देखिए। भीषण भीषण बमबारी है ये। आसपास जो लोग हैं उनको सुन पा रहे हैं आप। ओ माय गॉड, एक बार फिर से सुनवाइए। और अब अगली तस्वीर, क्योंकि रियाद में हमले की बात की, अब ये तस्वीर है ईरान के हमले के बाद तेल रिफाइनरी आग के गोले में तब्दील हो गई। ये नजर डालिए। और कई देश इसमें शामिल हैं जिस पर ईरान पलटवार कर रहा है। एक साथ सब दहल उठे हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट के एक और मुस्लिम देश कतर में भी तेल रिफाइनरी को टारगेट कर दिया है। ये देखिए जरा तस्वीर। और इसके बाद कतर ईरान से बेहद नाराज है। मुस्लिम देशों को इसको लेकर एक आपात बैठक, इमरजेंसी बैठक जिसे कहते हैं, वो बुलानी पड़ेगी। दहला दिया ईरान ने जबरदस्त। लोगों को लगता था, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को, इजराइल को, अमेरिका को, कि चंद दिनों में यह युद्ध खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा है। जोरदार जवाबी अटैक कर रहा है। और ये कतर ही क्यों, ईरान ने इसके बाद कुवैत में भी तेल रिफाइनरी को टारगेट कर दिया है। और इससे ना सिर्फ तेल भंडार को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि दुनिया में तेल की सप्लाई पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में अमेरिकी बेस को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिसे आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, इसमें दिख रहा है कि ईरान के हमलों में अबू धाबी के एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा है। ये सैटेलाइट इमेज नजर डालिए। तो ईरान का ये तेल और गैस प्लांट पर हमला तब शुरू हुआ जब इजराइल ने ईरान के एक गैस प्लांट को टारगेट कर दिया। और इसके बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई देशों को दहला दिया, वहां के गैस और तेल प्लांट को निशाना बना दिया, जैसे ये तस्वीर। ये इजराइल का पलटवार है जिसे आप देख रहे हैं। ईरान के गैस प्लांट पर ये अटैक किया है इजराइल ने। ये देखिए, एक बार फिर से सुनवाते हैं। पूरा धुआं धुआं इलाका ये।
लेकिन इजराइल के अटैक के बाद ईरान थमने वाला नहीं। कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि जवाबी पलटवार ईरान बहुत आक्रामक तरीके से कर रहा है। उसका शेष नेतृत्व खत्म, लेकिन दुनिया को लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा और थम जाएगा। बिल्कुल नहीं थमने वाला ईरान। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों से हमला कर दिया, बारिश कर दी। ये उसी हमले की तस्वीर है आपके सामने। זה ממש נופל פה. מה זה? זה מסוכן היום. ואיפה זה נופל? כן, זה ממש קרוב. ממש פה. כביש 6. अब जरा आपको एआई वीडियो के जरिए दिखाते हैं किस तरह ईरान का यह क्लस्टर बम टारगेट को हिट करता है। नजर डालिए एआई वीडियो। ईरान की सेना ने यह वीडियो जारी किया है। इजराइल पर 63वीं बार मिसाइलों की बारिश कर दी ईरान ने। सवाल यह है कि क्या यह जंग अब तेल और गैस की तरफ शिफ्ट हो रही है? मुस्लिम देशों ने ईरान को सीधी धमकी दी है, चेतावनी दी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कतर पर दोबारा हमले पर ईरान को नतीजे भुगतने की धमकी दी है। ईरान इजराइल जंग अब तेल और गैस को लेकर युद्ध में बदलता जा रहा है। ईरान ने अब तेल और गैस भंडार पर निशाने लगाने शुरू कर दिए हैं। इजराइल के ईरान के गैस प्लांट पर हमले के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचा दी है। एक साथ कई देशों में तेल और गैस प्लांटों को निशाना बनाकर चौंका दिया है। इसमें 12 मुस्लिम देश ईरान से बेहद नाराज हैं। सऊदी अरब सहित कई देशों ने हमले की धमकी तक दे डाली है। ईरान के हमले के बाद ट्रंप ने कहा उन्हें इस हमले की जानकारी तक नहीं थी, लेकिन अब सारा खेल होर्मुज स्ट्रेट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जहां ईरान टोल टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है, तो अमेरिका अपने जवानों को उतारने का प्लान बना रहा है। आइए जरा आपको बता देते कि कैसे ईरान ने अरब देशों में आग लगा दी है। देखिए, ईरान ने सबसे बड़ा हमला कतर के गैस फील्ड पर कर दिया। रास लफान नाम की इस गैस फील्ड पर ईरानी मिसाइल गिरी, जिसके बाद कतर के इस गैस ठिकाने पर आग भड़क गई और कतर रक्षा मंत्रालय ने कहा ईरान ने 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इनमें से ज्यादातर को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया, लेकिन ईरान की एक घातक मिसाइल रास लफान में गिर गई, जिसके बाद आनन फानन में कई घंटों के बाद आग बुझाई गई। रास लफान दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी उत्पादन केंद्र है। कतर के इसी गैस फील्ड से दुनिया भर में एलएनजी का निर्यात होता है। ईरान ने सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर भी अटैक किया। समरेफ नाम की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन आकर गिरा है और जहां हमला हुआ वो जगह सऊदी अरब के लाल सागर तट पर मौजूद है। यह सऊदी अरामको और एक्सान मोबिल की जॉइंट रिफाइनरी है, जहां से यानबू बंदरगाह के जरिए तेल की सप्लाई होती है। फिलहाल खाड़ी देशों से तेल का यही एकमात्र प्रमुख रास्ता है और सऊदी के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है, वो जारी है। ईरान ने यूएई में भी तेल गैस के ठिकानों को नहीं बख्शा है। दावा है यूएई के हबशन गैस सुविधा पर अटैक किया गया है। यूएई के बाब तेल ठिकाने पर भी ईरान ने हमला बोला था, जिसे यूएई ने खतरनाक और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। कुवैत में भी 2 बड़ी तेल रिफाइनरी मौजूद है, वहां ड्रोन से हमला कर दिया ईरान ने। मीना अल अहमदी और मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी पर अटैक किया ईरान ने। कुवैत पेट्रोलियम कंपनी के मुताबिक हमले से वहां आग लग गई। कंपनी ने कहा है कि कर्मचारी सभी सुरक्षित हैं, कोई घायल नहीं हुआ, राहत की बात यह है। लेकिन इस बीच ईरानी कमांडर ने हमलों के बाद क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। हमारी सेनाओं ने भीषण और जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद हमारे देश में हुए नुकसान के बराबर नुकसान वहां भी हुआ। हमारी कार्रवाई की वजह से अमेरिका से जुड़े तेल संयंत्रों में आग लग गई। हम अमेरिका और इजराइल को एक बार फिर चेतावनी देते हैं कि अगर आपने ईरान की ऊर्जा ढांचे पर हमला करके एक गंभीर गलती की है, यदि ऐसा दोबारा हुआ तो आप और आपके सहयोगियों के तेल गैस ठिकानों पर भविष्य में होने वाले हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वो पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाते। हमारी प्रतिक्रिया आज रात के हमलों से कहीं ज्यादा कठोर होगी। कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने तो अटैक कर दिया, लेकिन मुस्लिम देश जो हैं वो नाराज हो गए।
जी हां, कुछ इसमें मुस्लिम देश हैं। कौन कौन से, ये सब कुछ बताएंगे, तस्वीरें भी आप सभी तक पहुंचाएंगे। लेकिन मुस्लिम देशों की एक बैठक हो गई इमरजेंसी में, जिसमें ईरान से हमले रोकने को कहा गया है और साथ ही मुस्लिम देशों ने साफ किया है कि अब ईरान अगर नहीं मानता है तो वो ईरान को जवाब देने के लिए तैयार है। और अब जरा आपको बताने जा रहे हैं, ईरान के मिडिल ईस्ट में गैस और तेल प्लांट पर हमले से गुस्सा यानी आक्रोश। मिडिल ईस्ट के 12 मुस्लिम देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर करी है और मुस्लिम देशों ने ईरान से तुरंत हमले रोकने को कहा है। कतर ने ईरानी अधिकारियों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। दूतावास के मिलिट्री सिक्योरिटी अधिकारियों को देश छोड़ने को कहा गया है। 24 घंटे के भीतर ईरानी अधिकारियों को कतर से बाहर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने ईरान के दूतावास को आधिकारिक नोट भी भेजा है, ऑफिशियल लेटर। कतर का आरोप, ईरान बार बार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ईरान कतर की सुरक्षा और संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। कतर ने सीधे सीधे ईरान को सख्त कदम की चेतावनी दी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इमरजेंसी बैठक यानी आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सऊदी अरब, कतर और यूएई समेत कई देश शामिल थे। बैठक में ईरान के रिहायशी इलाकों पर हमले को गलत बताया गया है। ईरान से हालात को और खराब नहीं करने की अपील की गई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है इसको लेकर और कहा है कि वो पहले बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। सऊदी अरब ने कहा है कि सब्र खत्म हो रहा है, ईरान हमारी बात सुन ले। विदेश मंत्री ने कहा ईरान पर बचा खुचा भरोसा अब खत्म हो चुका है। यूएई ने गैस और ऑयल सुविधाओं पर हमलों की कड़ी निंदा की है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने ईरान के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखते हैं हम। एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। ऊर्जा ढांचे पर हमले क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा के लिए खतरा है। इस बीच सऊदी अरब के विदेश मंत्री कैसे ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी पूरी बात आपके सामने। अभी मेरी चिंता सिर्फ इस बात की है कि मेरे देश और मेरे पड़ोसी देशों पर हो रहे हमले बंद हो, जो इस संघर्ष में शामिल नहीं है। वरना इन हमलों को रोकने के लिए हम अपने पास मौजूद हर संभव उपाय करेंगे। ईरान के साथ किसी भी तरह की फिर से बातचीत से ये संघर्ष किसी न किसी जगह जाकर खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि पहले जो थोड़ा बहुत विश्वास था वो पूरी तरह से टूट चुका है, कई स्तरों पर टूटा है। ईरान अपने पड़ोसियों से बातचीत में विश्वास नहीं रखता, जबकि हम उसे बता चुके थे कि हम किसी भी संभावित टकराव में लड़ाकू नहीं बनेंगे। तो इमरजेंसी बैठक चल रही है, आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। मुस्लिम देश नाराज हैं, पूरी डिटेल्स आपके सामने हमने रखी। लेकिन और कुछ तस्वीर सऊदी अरब में इस हमले के बाद स्थिति क्या है, क्योंकि काफी संख्या में लोग वहां उमरा करने पहुंचे हुए। ये तस्वीर देखिए और एनडीटीवी के लिए सऊदी अरब की मदीना से हुदा जरीवाला की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे और समझाएंगे कि वहां कैसी इस वक्त स्थिति है। ये तस्वीर आपके लिए। मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे सुभान अल्लाह आप जिस तरह से देख रहे हैं लाखों लाखों की तादाद में यहाँ पे भी मौजूद है। जिस तरह से हम मदीना मुनव्वरा में सेफ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को हिफ्ज़ व अमान में अल्लाह ताला की महसूस कर रहे हैं। मैं सुबह ही मक्का से आई हूँ। मक्का मुकर्रमा में भी सुभान अल्लाह बहुत सारे करोड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। वहाँ पे भी लोग सुकून में थे, सेफ थे। तो अगर ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा आप ना माने, जहाँ पे वो ये दिखाना चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट सेफ नहीं है या मिडिल ईस्ट में मुसलमान ममालिक को कोई आपस में एक दूसरे से लड़वाना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा लग रहा है, हम काफी दिनों से यहाँ पर हैं, एक मंथ से ज़्यादा हो चुका है सऊदी अरब में। काफी अच्छा लग रहा है, काफी सेफ महसूस कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि ईरान जो कर रहा है, क्या वो सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है, जो बिल्कुल नहीं कर रहा है? तो ईरान का मकसद क्या है? ईरान का मकसद है यूएस के जो ईरान पे हमला करता है, उन चीज़ों को बर्बाद कर रहा है। और भी बहुत सारे बने हुए हैं। जी। तो मतलब काफी जनता है यहाँ पे। हम लोग मिनी बजट 25 से 30 लाख जनता मदीना शरीफ में है। सब अपने अपने फ्री माइंड घूमने को ऐसा ही लगता है कि कुछ होना है। तो तेल और गैस को लेकर दुनिया में किस तरह मारामारी मची है, अब आपको वो बता देते हैं। यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतों में 35% तक की बढ़ोतरी दर्ज हो चुकी है। तस्वीरों के जरिए
हमला भीषण होता चला जा रहा है दोनों तरफ से। देखिए, ईरान ने जैसे ही खाड़ी देशों में तेल गैस ठिकानों को टारगेट करना शुरू किया, पूरी दुनिया में तेल गैस की सप्लाई ठप होने से हाहाकार मच गया। कतर और कुवैत पर हमले के बाद गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही। आज यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतों में 35% तक की बढ़ोतरी हो गई। जंग के बाद से यूरोप में गैस की कीमतें 60% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो तेल का वैश्विक मानक माना जाता है, उसकी कीमत भी बढ़कर आज $112 प्रति बैरल तक जा पहुंची। जंग के बाद से कच्चा तेल 48% से ज्यादा महंगा हो चुका है। 13 मार्च के बाद से यह $100 प्रति बैरल के ऊपर ही चल रहा है। और यह खाड़ी देशों में तेल गैस के ठिकानों पर हमले तेज होने का असर है साफ तौर पर, क्योंकि कतर, यूएई, सऊदी अरब प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। खाड़ी देशों से दुनिया में करीब 14% गैस निर्यात होती है। भारत की बात अगर कर लें अपने देश की, तो हम करीब 60% एलपीजी खाड़ी देशों से ही मंगवाते हैं। कुल आयात का करीब 29 से 34% हिस्सा अकेले कतर से आता है। यूरोप में बड़ी मात्रा में खाड़ी देशों से गैस की सप्लाई होती है। इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने कतर के अमीर और डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। मैक्रों ने कहा है कि गैस और पानी जैसी जरूरी चीजों पर हमले तुरंत बंद हों। उधर ऑस्ट्रेलिया ने पेट्रोल डीजल के लिए खास अधिकारी नियुक्त किया है। उनका काम पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर नजर रखने का है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में तो तेल सप्लाई ठप हो रही है, वहां तो बहुत बुरे हालात हैं। अब सुनवाएंगे आपको बढ़ते दामों पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। हम जानते हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये एक अस्थायी समस्या है, ठीक है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी। हम स्थिति को संभाल लेंगे और वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। जब ऐसा होगा तब आप देखेंगे कि ऊर्जा की कीमतें सामान्य स्तर पर वापस आ जाएंगी। राष्ट्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया कि मध्य पूर्व में संघर्ष जितना लंबा चलेगा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, ईंधन की कीमतों, व्यापक अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव उतना ही अधिक गंभीर होगा। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी समझते हैं कि ये एक वैश्विक मुद्दा है जिससे हम निपट रहे हैं। ये संघर्ष वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए एक अभूतपूर्व झटका है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष बताया है। नागरिक और ऊर्जा संयंत्रों पर हुए हमलों से मैं बहुत चिंतित हूँ, जिनमें कतर में कल रात में हुए ताजा हमला भी शामिल है। हम नहीं चाहते कि ये संघर्ष और आगे बढ़े। बिल्कुल, तो युद्ध सबके लिए घातक होता है। दो देश नहीं लड़ते हैं, उसका ग्लोबल इंपैक्ट पड़ता है, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं। और देखिए, इस बीच ईरान के नए सुप्रीम कमांडर का वीडियो सामने आया है। अब इस वीडियो में वो हर खून की कीमत होती है लिखते हुए देखे जा सकते हैं। और ईरानी मीडिया ने यह वीडियो जारी किया है। यह तस्वीर वैसे एआई जनरेटेड है। ईरान में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है, यह तस्वीर। और आज भी राजधानी तेहरान में लोगों ने अमेरिका इजराइल के हमलों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर दिया है। सुनिए। अमेरिका यही चाहता था कि ईरान की जनता विद्रोह कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो तो एक साथ सरकार के साथ खड़ी है, मतलब शीर्ष नेतृत्व के साथ। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के टॉप नेताओं, सुरक्षा अधिकारियों के मारे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान सरेंडर करने को बिल्कुल तैयार नहीं दिख रहा है। वो अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान कराने की मूड में है। ईरान के जो टॉप नेता अधिकारी जो ढेर हुए हैं, वो तस्वीरें हैं। और वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारी विरोध के बावजूद ईरान में आज फिर से 3 लोगों को फांसी दे दी गई है। ट्रंप ने ईरान को आम लोगों को फांसी नहीं देने को कहा था, लेकिन ईरान की सरकार अपने हिसाब से फैसले ले रही है। अमेरिका को कोई दबाव उस पर काम नहीं कर रहा। ये देखिए। ईरान में 3 लोगों को फांसी दे गई है। ये ईरान की ग्राउंड सेना ने भी तैयारी का वीडियो जारी किया है। अमेरिका के जवानों के ईरान में उतारने का प्लान है और ऐसे में ईरान ने अपनी तैयारी दिखाई है दुनिया को।
लेकिन ईरान ने कतर पर तो हमला किया और कतर पर हमले से अमेरिकी राष्ट्रपति बेहद आक्रोशित हो गए, गुस्से में। कैसे, देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप बहुत गुस्से में। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है। कहा है कि अगर कतर पर ईरान ने दोबारा अटैक किया तो अमेरिका बड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। ट्रंप कह रहे हैं कि कतर पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच ईरान ने 3 और लोगों को फांसी दे गई। आपको हमने तस्वीरें पहुंचाई थी। इन लोगों पर ईरान के पुलिस वालों की हत्या का आरोप है और जनवरी में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान यह हत्या हुई थी। इन लोगों को 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या का दोषी पाया गया था। ट्रंप ने ईरान से आम लोगों को फांसी की सजा नहीं देने को कहा था। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने धमकी दी है। जंग के बीच इजराइल और अमेरिका को मुस्तफा ने धमकी दी। मुस्तफा ने कहा, लारिजानी की हत्या का बदला लिया जाएगा। खामनेई ने चेतावनी दी है, हर खून की एक कीमत होती है। ईरान के सिक्योरिटी चीफ लारिजानी की हत्या के बाद यह बयान आया। लारिजानी की हत्या के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले तेज किए। टेल अवीव और दूसरे शहरों में क्लस्टर बमों से हमला किया। ईरानी सेना ने भी हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। लारिजानी की हत्या का निर्णायक बदला लिया जाएगा। कमांडर ने कहा है, ईरानी फौज अपने शहीदों को याद रखेगी। यह युद्ध ही ईरान को परमाणु ताकत न बनने देने के लिए हुआ, लेकिन क्या ईरान एटम बम बनाएगा या नहीं? विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस सवाल पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर आगे की रणनीति अब सुप्रीम लीडर के हाथ में है। ईरान को इस मामले में आगे क्या करना है, ये उन्हीं पर निर्भर करता है। हमें इस मामले पर सर्वोच्च नेता की राय का इंतजार करना होगा। A fatwa, as you know, depends on the person who issues it. देखिए, ईरान के गैस प्लांट पर हमले को लेकर इजराइल पर सवाल उठे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इस हमले की जानकारी नहीं थी, उनका दावा ऐसा है। इसी के बाद ईरान ने जवाबी पलटवार कर दिया। कैसे, ये तस्वीर। तो ईरान के जिन हमलों का असर तेल गैस सप्लाई पर पड़ा है, ईरान के उन हमलों की वजह इजराइल का वो अटैक है जिसमें ईरान के सबसे बड़े पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाया गया था। आपको बता दें, यह दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस फील्ड मानी जाती है और यहां इजराइल ने हमला किया तो भड़के ईरान ने पलटवार कर दिया जवाब में। और अमेरिका के दोस्त कतर, सऊदी, कुवैत, यूएई में हमले कर दिए ईरान ने, जिसके बाद बवाल मचा तो अमेरिकी राष्ट्रपति डिफेंसिव हो गए। ट्रंप ने कहा कि मुझे ईरान की गैस फील्ड पर हमले का पता ही नहीं था। इजराइल ने गुस्से में आकर माफ करिएगा, ईरान की गैस फील्ड पर अटैक कर दिया। ट्रंप आगे कह रहे हैं कि जिसमें सिर्फ एक छोटा हिस्सा को ही नुकसान पहुंचा, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं थी। ये ट्रंप ऐसी बातें कर रहे हैं। कतर का इससे लेना देना नहीं है, लेकिन पूर्व अमेरिकी राजदूत ने ही डोनाल्ड ट्रंप के दावे को गलत करार दिया। डेनियल बेन शापिरो ने कहा है कि ट्रंप को बताए बिना यह हमला संभव ही नहीं। उनको तो पल पल की जानकारी होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इजराइल की सेना इतना बड़ा हमला करे और अमेरिका को पहले से ना बताए। इसकी बिल्कुल संभावना नहीं है। ट्रंप जो कहें, लेकिन सच यह है कि उन्हें पता था और उन्होंने मंजूरी दी होगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने गैस फील्ड पर अटैक के बाद इजराइल से नाराजगी जाहिर की और पोस्ट करके लिखा कि अब इजराइल गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। हालांकि ईरान को भी ट्रंप ने धमकाते हुए कहा कि अमेरिका जब चाहे तब ईरान की पार्स गैस फील्ड को बिना इजराइल की सहमति के उड़ा सकता है। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए वीडियो भी जारी किया जाता है। यह भी एक रणनीति होती है, युद्ध की रणनीति। जैसे अमेरिकी सेना ने भी इस बीच अपना एक वीडियो जारी कर दिया है जो कि उनकी तैयारी को दर्शा रहा है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने अपनी ताकत दिखाई है, ये देखिए। और वहीं अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में हमले की तस्वीर भी जारी की है। ये जरा नजर डालिए आप, अटैक वाली तस्वीर। तो ईरानी ढांचे को कैसे तबाह कर रहा है अमेरिका, जरा ये भी नजर डाल लीजिए। बता देते हैं आपको कि हॉर्मुज को लेकर ईरान कैसे टोल टैक्स वसूलने का प्लान भी बना रहा है और अमेरिका क्या करेगा।
जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान का भड़काऊ प्लान। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को अपना नया हथियार बना लिया है। इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज को टोल टैक्स देना होगा। ईरान जंग खत्म होने के बाद होर्मुज के लिए नया नियम बनाएगा। ईरान की संसद में इसको लेकर एक बिल पेश किया गया। होर्मुज से गुजरने वाले हर विदेशी जहाज से पैसा वसूला जाएगा, चाहे वो तेल का टैंकर हो या खाने पीने का सामान वाला जहाज। इतना तय है कि अगर ईरान में यह बिल पास हो जाता है तो दुनिया भर में तेल, गैस और कई चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि होर्मुज के रास्ते दुनिया का 20% तेल गैस आता जाता है। तेल और प्राकृतिक गैस इसी संकरी रास्ते से होकर गुजरते हैं और यहां दुनिया भर के टैंकर्स रोककर ईरान ट्रंप पर दबाव बना रहा है। ट्रंप ने इसको लेकर नाटो देशों से भी मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन होर्मुज पर नाटो के कई देशों ने मदद से साफ हाथ खड़ा कर दिया, इनकार कर दिया। और इसके बाद होर्मुज को खोलने के लिए ट्रंप बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। ऑपरेशन में हजारों अमेरिकी सैनिक उतारने की योजना चल रही है। इनसाइड स्टोरी। ये सैनिक कई तरह के सैन्य लक्ष्यों में मदद कर सकते हैं, जिनमें सबसे अहम है होर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही सुनिश्चित कराना। ईरान के खार्ग द्वीप पर भी सेना भेजने की संभावना पर विचार हो रहा है और दरअसल खार्ग द्वीप को ईरान का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से ईरान का लगभग 90% तेल निर्यात होता है। लेकिन होर्मुज ईरान के लिए जंग में ना सिर्फ ढाल बन रहा है, बल्कि अब तो ईरान यहां से एक तरह का टोल टैक्स वसूलने का जो प्लान बना रहा है, उस पर ईरानी विदेश मंत्री और वहां के एक प्रोफेसर क्या कह रहे हैं, सुनिए। may not want to use this route. हमारे हिसाब से ये जलमार्ग ईरान के पास स्थित है। स्वाभाविक रूप से हम अपने शत्रुओं को इस जलमार्ग का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। युद्ध के बाद होर्मुज स्ट्रेट और उससे होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए हमें भविष्य में नई व्यवस्थाएं बनानी होंगी। मेरा मानना है कि युद्ध के बाद पहला कदम होर्मुज स्ट्रेट के लिए एक नया प्रोटोकॉल तैयार करना होगा। After the war, leveling attacks at all. ईरान ने शानदार कदम उठाया है। वो होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों पर 10% शुल्क लगाने की योजना बना रहा है। इससे उन्हें हर साल करीब 73 अरब डॉलर मिलेंगे, जो अमेरिकी प्रतिबंधों की पूरी भरपाई करने और युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करने में मददगार साबित होंगे। ईरान ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। Bring Iran about $73 billion a year. अच्छा, अमेरिका इसी गुरूर में रहता है या बचता रहता है कि उस पर डायरेक्ट कभी अटैक नहीं होता, क्योंकि वो लोगों की या दूसरे देशों की जद में नहीं आता। लेकिन एक खबर यह है कि अमेरिका में संदिग्ध ड्रोन दिखा और इसके बाद हड़कंप मच गया। अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। तो यह किसकी हिमाकत थी? कौन है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के 2 ताकतवर मंत्रियों को निशाने पर लेने की कोशिश की? यह सवाल हो गया और इसके बाद हड़कंप मच गया। तो क्या ट्रंप के मंत्रियों के माथे पर मौत मंडरा रही है? यह हम नहीं कह रहे, बल्कि खुलासा हुआ है, क्योंकि वॉशिंगटन में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने से हड़कंप है, हलचल है। अमेरिकी सेना के एक अहम बेस के ऊपर संदिग्ध ड्रोन नजर आया। अमेरिकी विदेश रक्षा मंत्री उस दौरान वहां मौजूद थे। सिक्योरिटी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो मौजूद थे। उनके साथ रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ भी मौके पर मौजूद थे। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये दोनों मंत्री लेस्ली मैकनियर बेस में रह रहे हैं। ड्रोन को लेकर अब तक पहचान नहीं हो पाई है, ये ड्रोन कहां से आए, और अब तक यह भी साफ नहीं है। इसको लेकर कि व्हाइट हाउस में इमरजेंसी बैठक हुई, दोनों लीडर्स को शिफ्ट करने पर विचार किया गया। दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। देश के अंदर कई सैन्य ठिकानों पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो क्या ईरान अमेरिका को कोई बड़ा झटका देगा और यह ड्रोन के जरिए हो सकता है? क्या है अमेरिका के लिए ड्रोन खतरा? सुनवाते हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ माइक्रो ड्रोन को उड़ाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही अमेरिका में भी मिड रेंज के ड्रोन को उड़ाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। किसी शरारती तत्व का काम होगा कि अमेरिका के एयरबेस या रूबियो के घर के ऊपर वो ड्रोन देखे गए। अगर वो कोई हॉस्टाइल ड्रोन होते तो जैसे अमेरिका में एक नेशनल गार्ड है, होम गार्ड है, ऐसे ही वहाँ एयर गार्ड भी है और वो उसको तुरंत पहचान लेती और एक्शन कर लेती। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये वहीं के किसी शरारती तत्व का काम है। अब वापस आपको वतन भी ले आएंगे, क्योंकि भारत से भी बहुत हलचल। कैसे? इधर प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी ने 24 घंटों में 4 देशों के नेताओं से संपर्क किया है। इसमें मिडिल ईस्ट के हालात पर मैक्रो सहित कई नेताओं से चर्चा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो आपको हमने जैसा बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको अपडेट हम कर देते हैं। और
उन्होंने 24 घंटे में 4 देशों के प्रमुखों से फोन पर बातचीत की। आज उन्होंने मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम को फोन घुमाया। दोनों नेताओं ने कूटनीति के जरिए शांति पर सहमति जताई। मलेशिया से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की और क्षेत्र के फौरन तनाव कम करने की जरूरत पर फोकस किया गया, जोर दिया। उन्होंने कहा कि संवाद और कूटनीति के रास्ते पर लौटना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जंग को लेकर ओमान के सुल्तान से भी बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कुवैत पर हुए अटैक की कड़ी निंदा भी की और साफ किया कि भारत खाड़ी देशों के साथ खड़ा है। खाड़ी देशों के लिए लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और वहां रह रहे भारतीयों को भरोसा दिलाया जा रहा है। इस बीच सरकार ने घरेलू पीएनजी की 100% सप्लाई तय की है। 3 दिनों में 5600 एलपीजी उपभोक्ता पीएनजी पर स्विच कर चुके हैं। एलपीजी की पैनिक बुकिंग घट रही है। कल 57 लाख बुकिंग आई। कालाबाजारी और होर्डिंग को रोकने के लिए कल 6000 छापे पड़े। उत्तर प्रदेश में 1100 छापेमारी में करीब 1000 सिलेंडर्स जब्त हुए हैं और साथ ही बहुत सारे एफआईआर भी दर्ज हुए हैं। अब सुनिए सरकार क्या एक्शन ले रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 राष्ट्राध्यक्षों से क्या बातचीत की है। कल हमारे प्रधानमंत्री ने कुवैत के युवराज से बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति पर विचार विमर्श किया और हाल के घटनाक्रमों पर अपनी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की भारत की निंदा दोहराई। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित तरीके से आवागमन को सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए निरंतर राजनयिक जुड़ाव को आवश्यक माना। प्रधानमंत्री ने कुवैत में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण के लिए युवराज के निरंतर समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और आगामी ईद के त्योहार की शुभकामनाएं दी। एलपीजी के संबंध में वॉर के चलते एलपीजी की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, परंतु किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में लगभग 17 राज्य सरकारों ने एलोकेशन ऑर्डर्स जारी किए हैं। कमर्शियल एलपीजी सप्लाईज सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दे दी गई है। तो आज ईरान से जंग का 20वां दिन है और ईरान से जंग के 20वें दिन एक रिपोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिस मुनीर और शहबाज के साथ ट्रंप यारी कर रहे थे वो ही अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो क्या है इस रिपोर्ट में, यह भी जरूर आपको जानना चाहिए। जी हां, तो पाकिस्तान आतंकी पालने के चक्कर में वैसे ही दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन अब तो जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक मुनीर परमाणु खतरा भी पैदा कर रहा है, क्योंकि ईरान से जंग के बीच अमेरिकी रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसमें दावा किया गया है अमेरिका को पाकिस्तान की मिसाइलों से खतरा है। रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया के बाद पाकिस्तान का नया नाम आया है। रिपोर्ट में दावा है पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है, उसमें जुटा हुआ है। पाकिस्तान की ये मिसाइलें भविष्य में अमेरिका तक हमला कर सकती हैं। दुनिया में अभी करीब 3000 मिसाइलें अमेरिका तक हमला कर सकती हैं। 10 साल बाद ऐसी मिसाइलों की संख्या 16000 तक संभव है या हो जाएगी। मतलब 16000 मिसाइलें अमेरिका को निशाना बना सकती है, वहां तक पहुंच रख सकती हैं। रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया के पास पहले से ही आईसीबीएम यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बहुत दूर तक मार सकती है। रिपोर्ट्स में अब पाकिस्तान के भी आईसीबीएम बनाने का दावा है। पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट से दुनिया हैरान है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालात बेहद खराब हैं और ऐसे में ताकतवर मिसाइलों के लिए पैसा कहां से आ रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में भारत पाक परमाणु युद्ध की भी अटकलें हैं। शहबाज और मुनीर की ट्रंप से हाल में कई मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान की एक बार फिर से कलाई खुल गई है, पोल खुल गई है। अब आपको सुनवाते हैं अमेरिकी खुफिया चीफ ने क्या कहा था, जिससे पाकिस्तान की पोल खुली। उस पर पाकिस्तानी और भारतीय एक्सपर्ट्स दोनों की राय, वो क्या कहते हैं, सुनिए।
इंटेलिजेंस कम्युनिटी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान परमाणु और पारंपरिक मिसाइलों से लैस कई तरह की नई, उन्नत या पारंपरिक मिसाइल वितरण प्रणालियों पर शोध और विकास कर रहे हैं, जो हमारे देश को उनकी सीमा में ला सकती है। इनमें से अधिकांश देशों के पास पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और अमेरिका के पास भी ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं। ये स्टेटमेंट तो अभी तक आ जानी चाहिए कि हम ऐसा कुछ नहीं बना रहे जो अमेरिका तक चला जाए या अमेरिका को हिट करे। वैसे तो अभी मेजर नदीम कह रहे थे कि देखिए अमेरिका भी हमसे डर रहा है। अगर नहीं डर रहा तो अफगानिस्तान हमसे नहीं डर रहा, वो बार बार आके और मुसलसल हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। ईरान हमसे नहीं डर रहा, हम उससे डरे हुए हैं, क्योंकि अगर हमने खुला के ईरान की मुखालफत की तो उसके बाद उसने जो यूएई और बाकी गल्फ कंट्रीज का किया है तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। तो इस तरफ इनको देखना चाहिए। सेंटकॉम इंडो पैसिफिक कमांड के अंदर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है पाकिस्तान को लेकर के, और आपको ये भी पता होना चाहिए अमेरिका के पास एक प्लान है टू टेक द कंप्लीट न्यूक्लियर ऑफ पाकिस्तान। ये उनकी प्लान है, वन ऑफ द प्लान्स आर देयर। इन्होंने ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को अमेरिका ने इनको दे दिया न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। ये चोरी छुपे जो आप खादर खान जिनको ये कहते हैं न्यूक्लियर मैन ऑफ पाकिस्तान, उन्हां से चोरी करके लाए थे और चाइना में इनको मदद दी थी। तो इनकी हैसियत आज भी वही है जो तुलसी गबाट कह रही है, वो लिखती हैं, वो उन्होंने भी नहीं बोला, और डोनाल्ड ट्रंप तो इनको यूज कर रहे हैं। चलिए, ये तो हमने बता दिया कि कैसे पाकिस्तान की कलाई खोली, लेकिन एक तस्वीर और आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जरा नजर डालिए। अब ईरान ने इजराइल के तेल अवीव पर फिर से अटैक कर दिया है। इसकी तस्वीरें ये देखिए, बमों की बारिश, ये क्लस्टर बम। क्लस्टर मतलब एक साथ कई बम, और इसको इंटरसेप्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ईरान क्लस्टर बमों का बहुत धड़ल्ले से उपयोग कर रहा है। और एक क्लस्टर बम कई बार हमने देखा तेल अवीव पर कहर बनकर टूटे, बहुत नुकसान भी हुआ। और इसको इंटरसेप्ट करने के लिए अगर इजराइल आयरन डोम का इस्तेमाल करता है, बहुत खर्च, बहुत लागत भी आता है। उनमें से कोई अगर बम नीचे गिरता है तो वो फिर धमाका और फिर नुकसान। तो इजराइल के आयरन डोम ने ईरानी मिसाइल को भी मार गिराया है। इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। क्या कहती है तस्वीरें, ये देखिए। हवा में ही आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया ईरानी मिसाइल को और उसको हवा में ही धुआं कर दिया। ये देखिए आवाज। ईरान ने इजराइल में रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया है। ईरान का एक मिसाइल एक घर पर गिरा और वहां पर भीषण आग लग गई। मिलिट्री बेस, एयर बेस या और जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है वहां नहीं, अब सिविलियंस भी टारगेट में, और सबसे ज्यादा युद्ध में आम नागरिकों को ही खामियाजा उठाना पड़ता है, वही मारे जाते हैं अधिकांश। कैसे ईरान रिहायशी इलाके को अब निशाना बना रहा है, उसकी एक तस्वीर इसकी बानगी। और ईरान की एक और दूसरी जो मिसाइल है वो तेल अवीव में सड़क पर जा गिरी। जहां पर मिसाइल गिरी काफी बड़ा वहां गड्ढा हो गया। ये देखिए धमाका हुआ। राहत की बात यह कही है कि उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन आसपास आप देख रहे हैं ये खुली सड़क बिल्कुल, और वहां पर सीधी मिसाइल गिरती है और ये फिर क्या होता है, ये विस्फोट, धमक, बूम।
तो कई मुल्क इस युद्ध में फंसे हुए हैं, नुकसान सबका हो रहा है और इसका इंपैक्ट ग्लोबल पड़ रहा है। कुछ और डिटेल्स, कुछ और तस्वीरें। इराक में भी अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने मिसाइलें दागे हैं, ये देखिए। युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका और इजराइल कह रहे थे कि बस चंद दिनों में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन युद्ध तो 20 दिन बाद भी खत्म नहीं हो रहा। आज 20वां दिन है, लेकिन इसमें अमेरिका और इजराइल खूब पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, क्योंकि ईरान युद्ध अमेरिका और इजराइल को बहुत महंगा पड़ रहा है। क्योंकि अब तक इस जंग में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अमेरिका इस जंग में 200 अरब डॉलर और झोंक सकता है, यानी अमेरिका को करीब 18.5 लाख करोड़ रुपए और चाहिए। यह दावा अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को 200 अरब डॉलर का फंड चाहिए, जिसकी डिमांड की है पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार से 18.5 लाख करोड़ का बजट मांगा गया है। यह प्रस्ताव अमेरिकी संसद की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही अमेरिकी बजट से पैसा मिलेगा। हालांकि ट्रंप के इस प्लान से अमेरिकी सांसद भी नाराज हैं। सांसद ने जंग के लिए सरकारी फंडिंग का विरोध किया है। क्रिस वैन होलेन ने कहा है, मैं इस पर बिल्कुल वोट नहीं करूंगा। सांसद बोले, लोग ये युद्ध नहीं चाहते, इसलिए पैसा खर्च ना हो। रिपोर्ट कहती है अमेरिका इस जंग में 1 लाख करोड़ खर्च कर चुका है। 1 लाख करोड़, वो भी तब जब अमेरिका का कर्ज 39 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है। फिर भी ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में और खर्च के लिए बजट मांग रहे हैं। वैसे इजराइल ने भी वैसे ही हाल है। इजराइल हाल ही में युद्ध के लिए बजट मांगा था। इजराइल ने 7,500 करोड़ के आपातकालीन रक्षा बजट को मंजूरी इजराइल में मिली थी। ईरान पर हमला करके ट्रंप बुरी तरह घिर चुके हैं। जर्मन चांसलर ने कहा है, अमेरिका ने हमले को लेकर सलाह नहीं ली थी। इशारों में अमेरिकी हमलों को लेकर सवाल उठाए जर्मन चांसलर ने। सुने। इस जंग और मौजूदा हालात को लेकर अमेरिका ने हमसे परामर्श नहीं किया और न ही यूरोपीय सहायता को जरूरी बताया। हम फिलहाल अपनाए जा रहे इस रास्ते पर चलने के खिलाफ सलाह देते हैं। ईरान और उसके परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता हासिल करने के खतरे के संदर्भ में ईरान ने सामूहिक रूप से लगातार यही कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु क्षमता को बुरी तरह से कमजोर किया जाए। हार्मूज स्ट्रेट के संबंध में मैं कई सहयोगी देशों के संपर्क में हूँ। हम इस बात से सहमत हैं कि इसे फिर से खोला जाना चाहिए। मुझे पता है कि सहयोगी देश मिलकर इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इसे कैसे किया जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि वे सामूहिक रूप से इस पर काम कर रहे हैं ताकि आगे का रास्ता खोज सके। लेबनान में वहां रिपोर्टिंग हो रही थी और वहां पर मिसाइल गिर गई। अच्छा है हम यहाँ सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारा देश भारत सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हम स्टूडियो में आराम से आप सभी दर्शकों तक खबरें पहुंचा रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं जय हिंद। देखिए, लेबनान पर इजराइल का ये जो हमला हुआ, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजरायली हमले में तबाह कर दिया गया। एक के बाद एक धमाके से पूरा इलाका बर्बाद हो गया। तस्वीर हिजबुल्लाह के आतंकवादी को भी इजराइल ने हमले में मार गिराया है। क्या कहती है तस्वीरें, कैसी आई हैं तस्वीरें, ये देखिए। इजराइल एक तरह से हिजबुल्लाह को पहले जो टारगेट करता था, पेंडिंग वर्क समझ लीजिए, और मार रहा है लगातार। ईरान के 5 सैनिकों को भी इजराइल ने एक हमले में मार गिराया है। सटीक निशाने से 5 सैनिक एक साथ ढेर। पांच आपको नजर आ रहे होंगे, देखिए यहां गिरती है मिसाइल और फिर धमाका और फिर काम धमाका। इजरायली एयर स्ट्राइक में या हमले में ईरान का MI-17 हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है और जंग के बीच दुनिया भर के मार्केट खराब हो गए। जंग की वजह से अब चिंताएं बढ़ने लगी।
ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। कैसे, आइए जरा इसको आप सभी तक पहुंचा देते हैं, समझ लेते हैं। नजर डालिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कच्चे तेल और गैस के दाम बढ़ने से शेयर मार्केट पर भी इसका असर पड़ रहा है, वो धड़ाम हो रहे हैं। तो सोने चांदी की चमक भी फीकी पड़ गई है इस दौरान, क्योंकि सोने चांदी की कीमतों में आज भी गिरावट जारी रही। 1 किलो चांदी की कीमत में 20,000 की कमी आई है। चांदी 2.50 लाख से घटकर 2.30 हो गई है, यानी कि 2.5 लाख से घटकर 2,30,000 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने में 8,000 रुपए की कमी दर्ज की गई है। 1.56 लाख से गिरकर 1.48 लाख रुपए पर यह आ गया है सोना 10 ग्राम। जंग के कारण सोना 5 दिनों में 13,000 सस्ता हुआ है। वहीं 5 दिनों में चांदी में 38,000 की गिरावट दर्ज की गई है। आमतौर पर जंग में सोने चांदी के दाम बढ़ते हैं, लेकिन इस बार निवेशक खतरा या जोखिम नहीं लेना चाह रहे हैं। अब शेयर बाजार पर क्या इसका असर हुआ? शेयर बाजार में आज यानी कि 22 महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सिर्फ एक दिन में निवेशकों को 13 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, यानी कि उनका 13 लाख करोड़ रुपया निवेशकों का स्वाहा। सेंसेक्स 2,497 अंक गिरकर 74,207 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 776 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। दोनों बाजारों में करीब 3.26% की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले 4 जून 2024 को सेंसेक्स 5.74% गिरा था। दरअसल जंग के माहौल में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। कंपनियों का मुनाफा कम होने के डर से शेयर में बिकवाली होती है। लोग सुरक्षित जगह निवेश करते हैं और इससे बाजार में गिरावट आती है। तो दुनिया भर के बाजार धड़ाम हो गए। अब क्या कहते हैं इसको लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स, या खासकर सुनील शाह मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनको सुनवाते हैं, सुनिए। मार्केट में वैल्यू बाइंग हो रही है सर्टेन कंपनियों में, जहां पे कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन जिसे हैमर डाउन कहते हैं वो हुआ था, वहां पे थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट दिख रही है। बट नई तेजी के लिए हमें वेट करना पड़ेगा टिल वेस्ट एशिया में सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, डी एस्केलेशन हो जाए, सिचुएशन डिफ्यूज हो जाए, क्रूड ऑयल प्राइस फिर से 75 और 65 की रेंज में आ जाए, फिर जाके हम मैक्रोस को वापस देख सकते हैं। फिलहाल मैक्रोस को देखना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल के क्या इम्पैक्ट अपने मैक्रोज एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे पड़ते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, तो बात हो गई युद्ध की। अब जरा बात करते हैं भारत की, क्योंकि भारत में आतंक के कनेक्शन की। जी, क्योंकि 7 विदेशी नागरिकों की जिन्हें एनआईए ने 3 अलग अलग एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है, और जानने की कोशिश आपको हम पहुंचाएंगे और हम करेंगे कि आखिर भारत में ये क्या कर रहे थे वो अमेरिकी और यूक्रेनी, क्या संबंध है इनका। एनआईए ने 13 मार्च को 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया, और इन 7 को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच आगे चल रही है, तफ्तीश काफी तेज बढ़ चुकी है। ये देखिए, ये 7 विदेशी हैं, इसमें अमेरिकी और यूक्रेनी है। ये बहुत चिंता की बात है। इस दौरान अगर ये सब खुलासे हो रहे हैं और पूछताछ चल रही है, जांच आगे बढ़ रही है, क्या अपडेट है अब तक ये पहुंचा देते हैं और तस्वीर भी दिखा देंगे। जिन 7 विदेशियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है उन्हें भाड़े के सैनिक बताया जा रहा है, और वो किसी खतरनाक मिशन पर थे। हम आपको उनकी पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि उन 7 में एक खतरनाक मिलिट्री ट्रेनर भी है, गिरफ्तार किया गया है। वो अमेरिका का रहने वाला है और उसका नाम है मैथ्यू वैन डाइक। ये उसी की तस्वीर है, मैथ्यू वैन डाइक। लेकिन अब ये गिरफ्त में है, इससे कड़ाई से पूछताछ निश्चित तौर पर एजेंसियां करेंगी और राज बाहर सामने आएंगे। ये जो 7 विदेशी गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से 6 यूक्रेनी हैं, वहां के नागरिक हैं। उनके खिलाफ आतंकी साजिश में साथ देने का मामला दर्ज कर लिया गया है और कोर्ट ने इन सभी को 11 दिनों के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। एनआईए इन विदेशियों की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में जुट चुके हैं। ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, देखिए ये नंबरिंग भी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सबके चेहरे भी। और अब आपको दिखाते हैं उन 7 की गिरफ्तारी क्यों और कैसे हुई।
और वो भारत में क्या कर रहे थे, भारत में ये क्या कर रहे थे, यही इंपॉर्टेंट है। क्या भारत के रास्ते म्यांमार पहुंचाए जा रहे हैं ये यूरोपीय ड्रोन? क्या म्यांमार में भाड़े के विदेशी सैनिकों का इस्तेमाल हो रहा है? क्या भारत के रास्ते म्यांमार पहुंच रहे हैं भाड़े के विदेशी सैनिक? ये सवाल उठे हैं एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनियों की गिरफ्तारी के बाद। एनआईए ने 7 विदेशियों को देश के अलग अलग एयरपोर्ट से पकड़ा है। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक की गिरफ्तारी कोलकाता से हुई। मैथ्यू वैन डाइक को खतरनाक मिलिट्री ट्रेनर माना जाता है। 3 यूक्रेनी नागरिक लखनऊ से और 3 दिल्ली एयरपोर्ट से धरे गए। शक है ये सभी म्यांमार में विद्रोही गुटों को ट्रेनिंग देकर लौटे थे। इन 7 को कोर्ट ने 11 दिनों के लिए एनआईए रिमांड में भेज दिया है। कोर्ट में जमा किए गए कागजातों में इनके बारे में कई बड़े खुलासे हैं। ये टूरिस्ट वीजा पर भारत आए और बिना रोक टोक मिजोरम पहुंच गए और फिर वहां से बॉर्डर को पार करके म्यांमार के चीन राज्य में घुस गए। इस बात के संकेत मिले कि ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थे। इनका मकसद भारत के रास्ते म्यांमार तक ड्रोन पहुंचाना था। शक है कि भाड़े के ये सैनिक अपने साथ यूरोप से ड्रोन लेकर आए थे और म्यांमार में रहकर इन्होंने चीन विद्रोहियों और दूसरे गुटों को ट्रेनिंग दी। विद्रोही गुटों को इन्होंने ड्रोन चलाना और उसके पुर्जे जोड़ना सिखाया। इन गुटों के संबंध उल्फा और एनएससीएन जैसे उग्रवादी संगठनों से है। अपना काम खत्म करने के बाद ये 7 वापस भारत में घुस आए। ये खुद को टूरिस्ट बताकर पूरे भारत में कई इलाकों में घूमे। खुफिया एजेंसियों ने इन्हें ट्रैक किया और 13 मार्च को आखिरकार ये गिरफ्त में आ गए। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तब ये भारत से मलेशिया जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने ही वाले थे कि इनको दबोच लिया गया। उम्मीद है कि एजेंसियों की नजर होगी, कितनी बड़ी प्लानिंग होगी, अब जांच चल रही है। उन विदेशियों को लेकर ढेरों सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या मिजोरम जाने के लिए उनके पास दस्तावेज थे? आइए सुनते हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इसको लेकर क्या कह रहे हैं। भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रतिबंधित हैं और कुछ संरक्षित क्षेत्र भी हैं। इसलिए उन क्षेत्रों में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। उनके पास ये विशेष अनुमति थी या नहीं, ये मामला अब अदालत में है। मैं समझता हूँ कि उन्हें भारत के उस हिस्से में यात्रा करने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत थी। ये जो 7 आए हैं, जो गिरफ्त में हैं, पकड़े गए हैं, उनकी भी कुछ डिटेल्स तो आई गई हैं और ये बहुत खतरनाक प्लानिंग अगर हो रही है उसको लेकर आप सब कुछ देख रहे हैं। हमारी जांच चल रही है। मैथ्यू वैन डाइक अमेरिकी है और भाड़े का सैनिक है। लेकर जो डिटेल्स हमारे पास हैं, कहते हैं कि उसने कई जंग लड़ी है और अब उग्रवादियों और सत्ता विरोधी गुटों को यह मिलिट्री ट्रेनिंग देता है। मैथ्यू की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कुछ दिनों पहले की जो वीडियो है, इस वीडियो में वो किसी जंगल में दिखाई दे रहा है। देख लीजिए पहले। तो ये जो मैथ्यू वैन डाइक है, अब आपको बता देते हैं इसके बारे में कुछ और डिटेल्स। अमेरिकी मिलिट्री ट्रेनर, ये भारत में गिरफ्तार जो हुआ, इसकी पूरी क्राइम कुंडली, वैन डाइक, इसका मैथ्यू वैन डाइक नाम है और इस नाम के अमेरिकी को गिरफ्तार किया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरनाक मिलिट्री ट्रेनर कहा जाता है। मैथ्यू सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम की संस्था चलाता है जो दुनिया भर में उग्रवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए कुख्यात है। मैथ्यू को वॉर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले पत्रकार के तौर पर भी जाना जाता था। उसे अत्याधुनिक युद्ध और गुरिल्ला तकनीकों का अच्छा अनुभव है। मैथ्यू वैन डाइक का नाम पहले भी कई युद्ध क्षेत्रों से सामने आ चुका है। वो लीबिया में कर्नल गद्दाफी के खिलाफ विद्रोह में शामिल रहा। मैथ्यू वैन डाइक सीरिया के संघर्ष में काफी सक्रिय रहा। यूक्रेन युद्ध में वो रूस के खिलाफ भी ट्रेनिंग देता रहा। शक है कि उसने म्यांमार के विद्रोहियों को ड्रोन तकनीक सिखाए। मैथ्यू विदेशों में कुछ धार्मिक संगठनों से चंदा इकट्ठा कर रहा था, फंडिंग। कहा जा रहा है कि यह पैसा धार्मिक कामों के नाम पर लिया जाता था, लेकिन इसका हिस्सा म्यांमार के विद्रोही समूहों तक पहुंचाया गया। म्यांमार में विद्रोही गुट कितना बड़ा खतरा है, अब ये भी आपको सुनवाते हैं। इसको लेकर जानकारों का क्या कुछ कहना है। जब कोई बड़ा देश कहीं अगर इंटरफेयर करना चाहे तो अपने रेगुलर ट्रूप्स नहीं भेजेगा। तो वो मर्सिनरीज हम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ऐसे लोग जो लड़ते हैं, जैसे ये अभी जो पकड़ा गया मैथ्यू वैन डाइक, ये लीबिया में लड़ चुका है, सीरिया में लड़ चुका है, इसको काफ़ी एक्सपीरियंस तजुर्बा है। तो ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे सीएम लालदोमा साहब ने कहा था कि 2000 लोग आए थे, तो आपका सवाल जो था कि क्या यही है कि और भी हो सकते हैं, मेरे ख्याल से ज़रूर और भी होंगे। और कई लोग इनमें से सीमा पार करके उस तरफ भी गए हैं और उन्होंने ये ड्रोन्स और बाकी चीज़ें भी दी हैं। प्रॉब्लम आगे भी जाके बढ़ सकता है।
इसकी पूरी संभावना है। और मैं समझता हूँ कि असम राइफल और इंडियन आर्मी और बाकी जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस अफेक्टेड हैं वो ज़रूर ऐसे ठोस कदम उठा रहे होंगे जिससे कि इसको टैकल किया जा सकता है। और अब बात त्योहारों की, क्योंकि आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है और त्योहार पर उपद्रव मचाने वाले को सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे दिया है, क्योंकि आज से नवरात्रि की पवित्र जो त्योहार है हम मनाते हैं शुरू हो गई। ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, देखिए जरा, हर जगह से देश भर से अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं, ये खूबसूरत तस्वीर। और इस मौके पर जगह जगह माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ काफी दिखी जा रही है, श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। ये हरिद्वार उत्तराखंड है, ये सूरत गुजरात। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर। और इसी बीच आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में राम दरबार पहुंची हैं, वहां पहुंची थी। उन्होंने मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना भी की। सीएम योगी भी वहां साथ में मौजूद रहे। ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति शांति व शांति साम। देश भर से तस्वीरें तो आ रही हैं, लेकिन त्योहारों के बीच यूपी में माहौल बिगाड़ने वाले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम भी दे दिया है। नवरात्र और ईद को लेकर यूपी के सीएम ने समीक्षा बैठक की। योगी ने कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, त्योहारों के दौरान उपद्रव बर्दाश्त नहीं होगा, माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों के अंदर पुलिस की वर्दी का खौफ होना चाहिए। त्योहार परंपरा के तहत मनाए जाएं, नई परंपरा को अनुमति नहीं है। सीएम ने कहा, किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। अपराध की एक भी घटना पूरे समाज का माहौल खराब करती है। नवरात्रि पर प्रमुख मंदिरों में अतिरिक्त सतर्कता यानी सावधानी बरती जाए, इसलिए हर शिकायत और हर घटना को गंभीरता से लिया जाए। धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज तय मानकों के भीतर ही रहे। इस मीटिंग में पुलिस अधिकारी, जिलाधिकारी और डीजीपी मौजूद थे। डीजीपी ने मुख्यमंत्री योगी को कानून व्यवस्था की पूरी जानकारी सौंपी। उन्होंने कहा, त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है, इसके लिए पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। तो आज नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो चुके हैं और इस खास मौके पर महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का भी आयोजन हो रहा है। ये देखिए, खूबसूरत तस्वीर आई है। नवरात्रि की शुरुआत में मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसे में भक्तों ने मां दुर्गा के इस स्वरूप की आराधना की और इस बीच देश भर में माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। आज से पर्व की शुरुआत हुई है, जो अगले 9 दिनों तक यानी कि 27 मार्च तक चलेगी। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होगी। इस खास मौके पर जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर को भी फूलों से अद्भुत तरीके से सजाया गया है। पहले दिन माता रानी के दर्शन करने के लिए हजारों लोगों की भीड़ पहुंची और कटरा में वैष्णो देवी के भक्तों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। नवरात्रि इसलिए भी खास है क्योंकि इसी के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो गई है। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में लोग गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाकर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। गुड़ी का मतलब विजय पताका यानी जीत का झंडा होता है, परचम। इसलिए लोग घर के बाहर ऊंची जगह पर झंडा लहराते हैं या लगाते हैं। कहा जाता है कि इससे घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता ऊर्जा आती है। नए साल को ही दक्षिण के राज्य यानी कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में उगादी नाम से मनाया जाता है। इस मौके पर सबसे पहले लोग गो पूजा यानी गाय माता की पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद मंदिरों में दर्शन पूजन का कार्यक्रम शुरू होता है। चलिए, इसी के साथ भारत की बात बताता हूं। मेरे साथ इतना ही। आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत, लेकिन आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार और बहुत आभार। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन फिर से आपके साथ जुड़ूंगा कचहरी मेरे साथ। आप बने रहें, देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।